आप देख रहे हैं चिरंतन आयुर्वेद मंथन। पिछले भाग में हम घी के बारे में कुछ चर्चा की। आगे देखेंगे। किसी भी मशीन में जहाँ भी घर्षण होता है वहाँ चिकनाई वाले तेल का उपयोग किया जाता है जो घर्षण को कम करता है। यहाँ तक कि एक बाइक में जहाँ एक इंजन होता है वहाँ एक प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, अगर तेल की जगह पानी का इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ क्या होगा? इसका जवाब है कि इस जगह की गर्मी बढ़ जाएगी और इंजन खराब भी हो सकता है। और इसलिए चूँकि वहाँ तेल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए घर्षण गर्मी बढ़ाने की संभावना कम हो जाती है। अगर हम शरीर के बारे में सोचें तो शरीर के इस हिस्से में घर्षण होता है, यहाँ तक कि हृदय में भी बड़ी मात्रा में हलचल होती है, फेफड़ों में हलचल होती है, गुर्दे में हलचल होती है या जोड़ों में हलचल होती है। हृदय एक स्निग्ध युक्त पदार्थ के अंदर होता है जिसे अवलंबक कफ कहते हैं। आयुर्वेद की शब्दावली में कफ, मूत्रपिंड या गुर्दा स्निग्ध युक्त वसा में घटक के स्थित होता है और जोड़ों पर स्निग्ध तरल घटक को श्लेष्मक कहा जाता है। आयुर्वेद की शब्दावली में सभी भौतिक पदार्थों के लिए एक विचार किया गया है। उस अंग में होने वाली टूट फूट को भरने के लिए या टूट फूट रोकने के लिए स्निग्ध युक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसलिए खोज करते समय शरीर में ब्रह्मांड पर विचार किया जाता है। इस पदार्थ के सिद्धांत को भारतीय दर्शन में पिंडी से ब्रह्मांडी न्याय कहा जाता है और आयुर्वेद की शब्दावली में इसे लोक पुरुष न्याय कहा जाता है। इसलिए पंचमहाभूत में अर्थात भौतिक विज्ञान में सभी चीज़ें शरीर में होती है। इसलिए जहाँ भी भौतिक विज्ञान का उपयोग किया जाता है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से शरीर में भी उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम शरीर का इलाज करते हैं, आत्मा का नहीं। शरीर में जो तत्व है, 80 तत्वों को छोड़कर सभी तत्व स्निग्ध युक्त है, शुष्क नहीं है। और अगर हड्डियों की बात करें तो शरीर में जो पदार्थ हड्डियों का पोषण देता है वो है मज्जा, और ये हड्डी के खोखले हिस्से में होता है। हड्डियों को पोषण मज्जा से मिलता है, यानी इस सख्त हड्डियों को पोषण भी वसायुक्त गुण से मिलता है। प्राचीन काल में हड्डी टूट जाने और हड्डी जम जाने के बाद उसकी मरम्मत के लिए जानबूझकर जो खाद्य पदार्थ के रूप में लिया जाता था वो है बड़ी मात्रा में घी। क्योंकि हमने देखा है कि मज्जा हड्डियों का पोषण देती है। मज्जा जैसे ही कोई चीज़ और जिसे बाहर से लिया जा सकता है वो है घी। ये घी शरीर में मज्जा को ताकत देता है। फ्रैक्चर होने पर मज्जा जल्दी हड्डी को भर देता है और इसलिए हड्डियों के फ्रैक्चर में घी महत्वपूर्ण है। ये पूरी तरह सच नहीं है कि इसका इस्तेमाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हड्डी में कैल्शियम होता है, क्योंकि आयुर्वेद में साफ तौर पर कहा गया है कि हड्डियों को स्निग्ध गुण से पोषण मिलता है और भारत में कई सदियों से इसका चलन रहा है। हमें यहाँ इस बारे में भी सोच करने की ज़रूरत है। चूँकि शरीर के अन्य अंग या तत्व भी स्निग्ध युक्त होते हैं, इसलिए उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी वसा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आयुर्वेद की दृष्टि से संसार में 4 महास्नेह है और उन चारों में से
तेल और घी दो आसानी से उपलब्ध होने वाले पदार्थ है। ये निश्चित है कि उनके प्रयोग से हम शरीर में सभी अवयवों के स्निग्ध गुण का पोषण कर सकते हैं और इसलिए ये पदार्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और जरूरी भी है। फिर भी ये कहना बहुत गलत है कि हमें इन्हें नहीं खाना चाहिए। जैसे शरीर में अगर कुछ कम हो जाता है तो ऐसे ही पदार्थों का सेवन का तरीका आज भी मौजूद है। फिर अगर स्निग्ध युक्त पदार्थ कम हो जाते हैं तो शरीर में रूखापन बढ़ जाता है, तो इसके लिए स्निग्ध पदार्थों की ही जरूरत होती है और वो स्निग्ध युक्त पदार्थ तेल और घी के जरिए आसानी से मिल सकते हैं। पंचमहाभूत भारतीय दर्शन का एक मूल सिद्धांत है और इस सिद्धांत का आयुर्वेद द्वारा सही तरीके से उपयोग किया गया है। यद्यपि आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से वर्णित रोगों की संख्या असंख्य है, फिर भी कुछ सुविधा के लिए सूची को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण की विधि सर्वत्र है। तदनुसार रोगों को पंचमहाभूत के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। आकाश और वायु तत्वों के कारण होने वाले रोग, वायु और अग्नि तत्वों के कारण होने वाले रोग, जल और पृथ्वी तत्वों के होने वाले रोग। आयुर्वेद में आकाश और वायु तत्वों के कारण होने वाले रोगों की संख्या 80 है। वायु और अग्नि तत्वों के कारण होने वाले रोगों की संख्या 40 है और जल और पृथ्वी तत्वों के कारण होने वाले रोगों की संख्या 20 है। इसका मतलब कि 140 रोग है। इन 140 रोगों में से मुख्य रूप से रोग आकाश, वायु और अग्नि तत्वों के कारण होते हैं और वायु और अग्नि तत्वों के चिकित्सा स्निग्ध गुण की मदद से ही की जाती है। इसलिए अगर हम सबसे पहले इस पर विचार करें तो प्रायः सभी रोगों में चिकनाई की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता की पूर्ति हमें घी और तेल का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करने से होती है। तेल वात के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन घी वात और पित्त दोनों के लिए उपयोगी है। इसलिए शरीर को इस घी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर हम इसे लेने से मना कर दे या फिर हम इसे बिल्कुल भी न ले तो इसका असर शरीर में वात और पित्त को पैदा करने में जरूर मदद कर सकता है, बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए ऐसे जरूरी पदार्थों को लेने से मना करना सही नहीं लगता। बिना सोचे समझे इस नकारात्मक नजरिए में देखना गलत है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। भारतीय दर्शन में आहार को सात्विक आहार, तामस आहार और राजस आहार के रूप में वर्गीकृत किया है। इसमें सात्विक आहार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इससे अच्छी बुद्धि, अच्छा शरीर में अच्छे तत्वों का निर्माण होता है और मन भी स्वस्थ रहता है। इस सात्विक आहार को व्यवहार में या अपने जीवन शैली में शामिल करना सबसे जरूरी है। इस आहार के गुणों का वर्णन भगवत गीता में किया गया है, जो भारतीय दर्शन का सार है और वर्णित गुण इस प्रकार है। सात्विक आहार मीठा, भारी और चिकना होता है। इसलिए यह निश्चित है कि इन तीनों गुणों से भरपूर आहार हमारे शरीर के लिए सात्विकता पैदा करता है और इसमें अगर कोई पदार्थ है तो वह घी है। घी नामक यह पदार्थ सर्वश्रेष्ठ है और सात्विकता पैदा करता है। हमें इस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। तीखे, खट्टे और नमकीन खाद्य पदार्थ इस सात्विक आहार में फिट नहीं होते और दीर्घायु प्राप्त होती है। घी के बारे में
अगले अंतिम भाग में हम इसके अद्भुत उपयोग देखेंगे, सभी के लिए उपयोगी है। इसके साथ यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।